अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आईटी के बहुत सारे फीडबैक के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर बच्चों के पास होते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, डिफरेंट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है, उनकी गलतियां ठीक की हैं और उनको आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आज हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन 350 के करीब क्वेश्चंस हैं जिनको हम अब रेगुलरली डिस्कस करते रहा करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की फॉर्म में। एक वीडियो के अंदर फॉर एग्जांपल 20-25 सवाल कर लिए, ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर क्वेश्चंस को करने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, और क्वेश्चन के अंदर से बाय परफॉर्मेंस या फाइंड आउट करना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह को ड्यूरिंग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ड्यूरिंग एग्जाम कैसे यूज़ करना है। उससे काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह इस पेपर को पास करने में। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ कोलेटेड प्रिंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के अंदर कोलेटेड प्रिंट क्या होता है? तो कोलेटेड क्योंकि एक प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास प्रिंट के अंदर ही कोलेटेड प्रिंट आ रहा होता है। ये ऑप्शन तब यूज़ होती है जब आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा पेजेस हैं और आप उसकी एक से ज़्यादा कॉपीज इकट्ठे प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको देता है। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप कोलेटेड प्रिंट कर लें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग का क्या मतलब है? जो कि पहले से सेलेक्टेड प्री सेलेक्टेड सेटिंग जो होती है उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं, वो कोलेटेड होती है। यानी कि फर्ज करें कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके 3 पेजेस हैं और आप उसकी 3 कॉपीज़ करना चाहते हैं, तो पहले पेज 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर दोबारा 1 2 3, फिर दोबारा 1 2 3। इस तरीके से आपके प्रिंटर से पेजेस निकलेंगे। और अगर आप इसको इस तरीके से प्रिंट नहीं करना चाहते, आप अनकोलेटेड प्रिंट करना चाहते हैं, तो अनकोलेटेड में क्या होगा कि पहले पेज 1 3 दफ़ा प्रिंट होगा, फिर पेज 2 3 दफ़ा प्रिंट होगा, फिर पेज 3 3 दफ़ा प्रिंट होगा। और अगर आपने इनके फिर अलग अलग सेट बनाने हैं, तो आपको फिर मैनुअली 3 ढेरियाँ बनानी पड़ेंगी और पहले हर ढेरी में पेज 1 1 1 रखना पड़ेगा, फिर 2 2 2 और फिर 3 3 3 रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अनकोलेटेड ये वाली सेटिंग होती है। तो कोलेटेड का जो करेक्ट आंसर है, डैट इज़ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ the data in a file is delimited in case of import of data into MS PowerPoint। डाटा आप लेके आ रहे हैं MS PowerPoint में एक्सेल से। तो जनाब ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल PowerPoint हम लोगों ने ओपन कर लिया। इसमें इंपोर्ट की इंसर्ट के अंदर तो कोई इस तरह की ऑप्शन नहीं है कि आप डाटा इंपोर्ट कर सके। हाँ, डाटा को इंपोर्ट करने से रिलेटेड जो ऑप्शंस थी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ज़रूर पड़ी थी हमने। ये देखें, ये मेरे पास जनाब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसके अंदर हम लोग जाते हैं डाटा में, और डाटा के अंदर ये डाटा के कनेक्शंस के अंदर से हम लोगों ने डाटा को इंपोर्ट करना पड़ा था। अब एक्चुअली जब वो इस क्वेश्चन में जो बात कर रहा है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखें मैंने लिखा है द क्वेश्चन इज़ नॉट मच क्लियर। क्वेश्चन क्लियर नहीं है इतना। तो जो मुझे लगता है वो ये है कि इस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है कि जनाब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डाटा कॉपी करके यहाँ पे लेके आए पावर पॉइंट के अंदर, तो जो डाटा आप वहाँ से इधर लेके आएंगे, कंट्रोल वी किया मैंने यहाँ पे, तो वो किस फॉर्म में आएगा? तो वो टेबल की फॉर्म में ही आ रहा है। आप देखें जैसे आपने जैसे उसको कॉपी पेस्ट किया, टेबल्स बन गया, टेबल बन गया, और देखें यहाँ पे टेबल टूल्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डाटा आप वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, डाटा लेके आएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल से, वो डिलिमिटेड इन सेल्स होगा, यानी कि सेल्स में डिवाइड होगा। डैट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब अगर ऑप्शंस होती या इस क्वेश्चन में मजीद स्टेटमेंट क्लियर होती तो शायद इसका कुछ और आंसर बनता, लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ इस क्वेश्चन का यही आंसर बन रहा है। ओके, आगे चलते हैं जी। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर है। फर्ज करें कि आपके पास एक सेल है, जैसे कि इस सेल में मैंने अपना नाम लिखा हुआ है जाजेब खान, और ये सेल अभी इतना है, ठीक है जी। इस सेल में, इसके अगले सेल में भी क्योंकि डाटा है इसलिए पूरा नज़र नहीं आ रहा। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी भी सेल में डाटा लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, तो आपने देखा कि वो डाटा अगले सेल के ऊपर भी नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे जाजेब इस सेल में लिखा हुआ है और खान अगले सेल में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखें दरमियान में वो लाइन गायब हो गई है जो ऊपर वाले दोनों सेल्स के दरमियान में नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक डाटा, एक सेल का डाटा अगले सेल के ऊपर फ्लो ओवर हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगले सेल में कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगले सेल में सिर्फ एक स्पेस टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखें जब उस सेल में कुछ आ गया, कोई डाटा आ गया, वो सेल ब्लैंक नहीं रहा, तो फिर देखें कि जाजेब वाला जो डाटा है वो यहीं पे रुक गया, वो अगले सेल के ऊपर नहीं गया, क्योंकि अब उसकी अपनी वैल्यू आ गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जाजेब लिखा हुआ है, आगे खान भी है। देखें ये लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग इस कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे कॉलम की जो क्लोजिंग बाउंड्री होती है उसके ऊपर कर्सर ले जाके डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ हो जाएगा।
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करेगा, इस पूरे के पूरे कॉलम में देखेगा सबसे लंबा टेक्स्ट किस जगह पे लिखा हुआ है और इसको कॉलम को उतना खोल देगा, राइट। और फिर उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तमाम सेल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। और ये दोनों तरह से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल में देखें, ये डाटा ज़्यादा लिखा हुआ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इसने इसको बड़ा कर दिया। लेकिन एक ये सेल है जिसमें देखें डाटा थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है और ये कॉलम जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखें उसने उसको छोटा कर दिया। तो वो कॉलम की विड्थ को रीसाइज करेगा डिपेंडिंग अपॉन के उस पूरे का पूरे कॉलम में कौन सा सेल है जिसमें सबसे ज़्यादा डाटा है, और उस सबसे ज़्यादा डाटा की बेस पे आपके सेल को, आपके कॉलम को उतना चौड़ा कर देगा। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ एडजस्ट कॉलम विड्थ टू कम्प्लीटली शो डाटा ऑफ एवरी सेल इन द कॉलम, जिसे हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप डाटा किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, ये बात अभी हम लोगों ने कर ली है कि हम डाटा कॉपी पेस्ट की फॉर्म में इंपोर्ट कर सकते हैं या डाटा इंसर्ट की फॉर्म में, यहाँ से इंसर्ट की टैब के अंदर से डिफरेंट चीज़ों से इंसर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो आपका डाटा है, चाहे वो चार्ट्स हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो नंबर्स हैं, वो टेक्स्ट है, वो आप कॉपी पेस्ट के थ्रू यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी क्योंकि ऑप्शंस नहीं थी तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपको नहीं बता सकूंगा। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। हो कैन ए सेल बी फॉर्मेटेड इन एमएस एक्सेल। किसी एक सेल को फॉर्मेट करना है, फॉर एग्जांपल इस सेल को फॉर्मेट करना है, तो होम की टैब के अंदर ये फॉन्ट होता है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग, ये तकरीबन सारी की सारी चीज़ें सेल को फॉर्मेट करने से ही रिलेटेड है। तो आप तो यहाँ तो होम टैब में चले जाएंगे, होम टैब के अंदर इसको एडिटिंग का जो है वो फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल आप फ़ॉन्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप ये देखें, छोटे से बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन, यही वाली सारी चीज़ें तकरीबन यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है जी। तो इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, जब आप इसको कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक नहीं करेंगे तो नजर आएगा आपको कंट्रोल शिफ्ट एफ। दिस इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इसका एक और कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है जो कि पहले इस्तेमाल होता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, जो ऑफिस 2007 और उससे पुराने वर्जन्स थे उनमें। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने, जब वो 7 से अपवर्ड आए, 7, 10, फिर 13, फिर 16, तो इन्होंने पुराने कीबोर्ड शॉर्टकट्स ज़ाया नहीं किए। तो एक पुराना कीबोर्ड शॉर्टकट होता था विच वाज कंट्रोल 1। तो अभी देखें मैंने आपके सामने कंट्रोल 1 प्रेस किया है तो यही फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो गया। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं काम किया करता था तो मैं कंट्रोल 1 जो है उसको यूज़ करता होता था। कंट्रोल शिफ्ट एफ जो है ये अब नया आया है ये कीबोर्ड शॉर्टकट। तो आपने देख लेना है। अगर तो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में पूछा हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके पास ऑप्शंस में लिखे हुए हैं उन तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स को परफॉर्म करके देख लें। जो कीबोर्ड शॉर्टकट आपको रिक्वायर्ड जो आउटकम है वो ला के दे रहा है तो आप उस कीबोर्ड शॉर्टकट को टिक कर सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फंक्शन, और आगे फंक्शन लिखा हुआ है, व्हाट विल द फंक्शन रिटर्न्स। ये फंक्शन आपके पास क्या आंसर लेके आएगा। तो ये जो फंक्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फंक्शन है, वीक डे का फंक्शन। तो देखते हैं कि क्या कर रहा है। अच्छा, ऑप्शंस अगर होती तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये हमें फाइनल आंसर पूछ रहा है या हमसे ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन करेगा क्या। तो अगर ये पूछ रहा हो कि ये फंक्शन करता क्या है, या कोई और फंक्शन आपको दे दिया जाए जिसमें आपको ये ना पता हो कि वो फंक्शन क्या करता है, आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाइए, इक्वल टू प्रेस करें और वो फंक्शन टाइप कर दें। तो जब आप वो फंक्शन का नाम टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चीख चीख के बताएगा कि भाई ये जो फंक्शन है, दिस रिटर्न्स द नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक ऑफ अ डेट। यानी कि ये किसी भी एक डेट के मुतालिक बताएगा कि वो डेट उस वीक, रेलेवेंट वीक के अंदर कौन सा दिन बन रहा है। क्या वो वीक का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा, पांचवा, छठा या सातवां दिन है। ठीक है जी। तो वीक डे के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, यानी कि वीक डे को कैलकुलेट करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखें किसी भी फार्मूला या फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन को मिला के हम उसके आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं जिनकी बेस पे वो कैलकुलेशन होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है, तो आप मुझसे क्या पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे डेट बताएं आज क्या है। ठीक है। तो मैं आज उसको बता रहा हूँ कि डेट, तो डेट की जगह पे मैं डेट का सीरियल नंबर लिख देता हूँ। या क्वेश्चन में देखें जैसे उसने डेट की जगह पे टुडे का फंक्शन लगाया हुआ है। टुडे का फंक्शन क्या करता है, टुडे का फंक्शन आज की डेट सिस्टम से उठाता है और पुट कर देता है। तो वीक डे टुडे का फंक्शन क्या करेगा,
वो ये बताएगा कि आज हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं और हम लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और आज मंडे है, तो मैं आपसे पूछूं हफ्ते का कौन सा दिन है, आप कहेंगे पहला दिन है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम लोग बैठे हुए हैं दुबई में, जहाँ पे संडे, जो जो फ्राइडे होता है वो छुट्टी होती है, सैटरडे हफ्ते का पहला दिन होता है, संडे हफ्ते का दूसरा दिन होता है, और मंडे हफ्ते का तीसरा दिन होता है। तो वहाँ पे अगर मंडे हुआ और मैं आपसे पूछूंगा बताएं हफ्ते का कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जी तीसरा दिन है। तो एक तो ये चीज़ बतानी होगी फार्मूले को कि ये क्या तारीख है आज। दूसरा, उसको ये बताना होगा कि मेरा हफ्ते का पहला दिन कौन सा है। तो जैसे ही मैं इसको कॉमा प्रेस करूंगा तो देखें उसने पूछा है जी रिटर्न टाइप बताएं। रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि आप को हफ्ता हफ्ता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिंपली। अब देखें ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जनाब जैसे आप कोई भी फार्मूला एंटर करते हैं तो उसके नीचे उस फार्मूले का एक सांचा सा बन जाता है, और वो आपको बता रहा होता है कि जनाब ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने अब देनी है। तो मैंने जैसे ही कॉमा प्रेस किया उसने कहा जी रिटर्न टाइप बताएं। लेकिन इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो जो आर्ग्यूमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं इसका मतलब है वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर आप वो देंगे तो ठीक है, उसकी बेस पे कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आप वो आर्ग्यूमेंट नहीं देते और इसको खाली छोड़ देते हैं तो भी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक खुद से जो है ना वो एक कैलकुलेशन वो कर देगा, खुद से एक वैल्यू ज्यूम कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंडे जो है वो आपका हफ्ते का पहला दिन है और संडे आपका हफ्ते का सेवन्थ डे है, ये जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दो। तो जैसे मैंने दो लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, देखें आज क्या है, आज की तारीख ये लिखी हुई है, आज ट्यूसडे है, सितंबर 15 2020। और इस फार्मूले ने कहा कि आज की जो तारीख है उसके हिसाब से ये हफ्ते का दूसरा दिन बनता है पाकिस्तान के हिसाब से। लेकिन फर्ज करें कि मैं उसे ये कहना चाहता हूँ, F2 प्रेस किया, बैक स्पेस दो दफ़ा मैंने प्रेस किया, जिससे कि मैं दोबारा वही वाली एंट्री में चला गया हूँ। अब मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जनाब फ्राइडे सैटरडे इज़ माई डे वन एंड फ्राइडे इज़ माई डे सेवन। तो मुझे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुझे बता रहा है कि आप 16 लिखें। फिर तो मैंने 16 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, तो करेक्ट आंसर इज़ 4। तो यूएई में ट्यूसडे जो है वो हफ्ते का चौथा दिन होता है। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने पूछा है कि ये क्या काम करेगा, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 2 लिखें। जब हम 2 लिखेंगे तो ये बताएगा कि आज हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है, रिटर्न्स द डे ऑफ ए वीक फॉर ए कॉरेस्पॉन्डिंग डेट। ठीक है जी। तो डेट की जगह पे तो हमने टुडे लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जिस दिन हम इसको देखेंगे इस फंक्शन को, ये फंक्शन उस दिन की डेट के हिसाब से बताएगा कि ये इस वीक का कौन सा दिन है। और फिर उसके बाद वीक मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 का मतलब ये है कि वीक मेरा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इफेक्ट ऑफ ब्लाइंड ट्रांजिशन डज नॉट एग्जिस्ट इन एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, और हम लोग चलते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ट्रांजिशन में गए और यहाँ पे ढूंढते हैं जनाब ब्लाइंड की ट्रांजिशन। ये ब्लाइंड की ट्रांजिशन आपको नज़र आ रही है, ब्लाइंड पे क्लिक किया तो उसने बताया भी कि दिस इज़ द ब्लाइंड ट्रांजिशन। लेकिन इसमें मजीद मजीद कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, उसके लिए हमें इफेक्ट ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको नज़र आएगा कि ये इसमें दो ही इफेक्ट्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जनाब ब्लाइंड्स के अंदर दो इफेक्ट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ब्लाइंड होता है जो ये आपके सामने नज़र आया, एक वर्टिकल ब्लाइंड होता है जो ये आपके सामने नज़र आया। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ब्लाइंड्स में नहीं होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हों और उसमें वर्टिकल भी लिखा हो, हॉरिजॉन्टल भी लिखा हो और क्रॉस भी लिखा हो, तो अक्रॉस जो होगी वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ब्लाइंड की ट्रांजिशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। वो आप टिक करेंगे क्योंकि उसने आपको वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है जो टिक नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ब्लाइंड इफेक्ट ओनली हैज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इफेक्ट्स, ऑल अदर इफेक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ कैन ए यूज़र सेलेक्ट द होल चार्ट इन एम एस पावर पॉइंट। ठीक है जनाब, एम एस पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए प्रेस किया, सब कुछ सेलेक्ट हो गया, डिलीट के बटन से इसको डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में चलते हैं, चार्ट में चलते हैं और यहाँ से एक सैम्पल के तौर पे एक चार्ट इंसर्ट करते हैं। जैसे ही कोई सैम्पल के तौर पे चार्ट इंसर्ट करते हैं, आपने नोट किया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, खुद से ही कुछ डाटा ज्यूम करता है और उस डाटा की बेस पे आपको एक चार्ट बना के दे देता है। तो ये है जी चार्ट। तो अगर आप फर्ज करें कि कहीं बाहर हैं तो आपने एक चार्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप उस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने यहाँ बाहर क्लिक किया हुआ है, अब मैं चार्ट के ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, इसका वाइट कलर का बॉर्डर है जो थोड़ा थिक बॉर्डर है, आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार ऐसे भी होगा कि जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया
तो चार्ट तो सिलेक्ट हुआ, चार्ट के अंदर ये वाली वैल्यूज एंट्री सेलेक्ट हो गई हैं, तो अब आपको दोबारा चार्ट पे बाहर यहाँ पे क्लिक करना है। तो तरीकाकार इसका आंसर जो है वो ये होगा कि बाय क्लिकिंग ऑन लाइट ब्लू थिक बॉर्डर, लाइट ब्लू नहीं, अब ये वाइट है, अब ये वाइट थिक बॉर्डर ऑफ द चार्ट, द बॉर्डर अपीयर्स व्हेन यू क्लिक एनीवेयर विद इन द चार्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट डिग्री एट अ मैक्सिमम टेक्स्ट कैन बी रोटेटेड इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर टेक्स्ट कितनी डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है, करके देख लेते हैं। देखिए आपने सेल सेलेक्ट किया, उसमें डाटा लिखा, हम लोग होम की टैब में जाएंगे, रोटेशन ढूंढेंगे, ये रोटेशन हमारे पास ओरिएंटेशन के अंदर नजर आ रही है। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल ओरिएंटेशन में चले जाएंगे, देखें ये हमारे पास रोटेशन आ रही है। तो आप इस रोटेशन को यहाँ से पकड़ के ऊपर कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो डिग्री है यहाँ पे बहुत सारे 555 लिख के देखें, तो वो आपको बताएगा इंटीजर वैलिड नहीं है। आप मैक्सिमम जो इसमें जो रोटेशन कर सकते हैं वो 90 डिग्री की कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 90 डिग्री की रोटेशन है जो आप कर सकते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा रोटेशन करनी हो तो क्या आप वो कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। योर करेक्ट आंसर इज कि आप मैक्सिमम 90 डिग्री तक की रोटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन ए यूजर क्रिएट अ फॉर्मेट फॉर करेंसी इन एमएस एक्सेल। एक्सेल के अंदर करेंसी फॉर्मेट कैसे लगाया जा सकता है? हम एक्सेल के अंदर चलते हैं, देखें ये फर्स्ट करें कि मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये है जी 152 है और ये 251 है, सही है जी। तो इसके ऊपर मैंने करेंसी फॉर्मेट लगाना है, तो देखें होम की टैब के अंदर नंबर के ग्रुप में ये करेंसी फॉर्मेट होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये करेंसी फॉर्मेट लग जाएगा। इसका एक और कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट और 4 आप प्रेस करेंगे तो भी आपके जो नंबर है उसके ऊपर करेंसी साइन लग जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस होगा जी, जो आपने यहाँ से लगाया है उसमें डॉलर का जो साइन है वो लेफ्ट लाइन है, और इसमें डॉलर जो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट से लगाया है उसमें डॉलर का साइन नंबर के साथ लिखा हुआ है। बहरहाल ये दोनों ही करेंसी साइन कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा, बाय यूजिंग कस्टम फॉर्मेट, आप कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हैं, यहाँ से आप जो है वो डॉलर साइन लगा सकते हैं, डॉलर साइन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इसके अलावा आप कंट्रोल शिफ्ट और 4 से भी लगा सकते हैं। आप इनमें से जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रही होगी आपने उसके ऊपर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओ कैन ए यूजर एक्टिवेट मर्ज एंड कंपेयर इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर मर्ज एंड कंपेयर को कैसे ओपन किया जा सकता है? मर्ज एंड कंपेयर एक ऐसी ऑप्शन होती है जो यहाँ पे टैब्स के अंदर नज़र नहीं आ रही होती, रिबन के अंदर नज़र नहीं आती। तो हम लोग इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं? हम लोग जाते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की तरफ, हम यहाँ पे जाते हैं मोर कमांड्स में, और फिर उसके बाद हमारे पास वो तमाम ऑप्शंस आ जाती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉपुलर कमांड पे क्लिक करते हैं और ऑल कमांड सेलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि मर्ज एंड कंपेयर नहीं होता, कंपेयर एंड मर्ज होता है। तो आपने यहाँ से कंपेयर एंड मर्ज को सर्च करना है। तो यहाँ पे देखें, पहले ए वाले तमाम ऑप्शंस आ रही हैं, फिर बी वाली हैं, फिर सी वाली आ रही होंगी। तो यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। तो कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आप ऐड पे क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। अभी देखें ये कहाँ पे ऐड हुआ है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हुआ है। जब आप इसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक के नाम से एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी। जी जनाब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए हिडन सेल इन प्रोटेक्टेड शीट। एक शीट है जिसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया, इसमें हिडन सेल्स के क्या फीचर्स होते हैं? तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही सोचना शुरू कर देते हैं जी सेल को तो हम हाइड ही नहीं कर सकते, या तो हम रो को हाइड कर सकते हैं या कॉलम को हाइड कर सकते हैं। रो के ऊपर राइट क्लिक करें, हाइड का बटन आ जाता है, कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें तो हाइड का बटन आ जाता है, लेकिन सेल के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो हाइड का बटन नहीं आता। तो यहाँ पे जो हिडन से शायर की मुराद है वो ये है कि जनाब जब कभी आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है तो इसके अंदर एक फार्मूला लिखा हुआ, आप चाहते हैं कि एक बंदे को ये शीट मिल जाए, ये फार्मूले अपडेट भी होते रहें लेकिन ये फार्मूला उसको पता ना चले। तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूला की शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इसको जो है वो हिडन भी कर देते हैं। तो हिडन करने से एक्चुअली जो सेल के अंदर जो फार्मूला होता है वो नज़र नहीं आता, और क्योंकि जैसे ही आप किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो ये देखो ऊपर आपके पास फार्मूला नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो आपने सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल के अंदर से आप फार्मूलाज गायब करना चाहते हैं। आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप हिडन के ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे अभी मैंने इस वक्त किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी सेल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वो लॉक्ड होता है लेकिन हिडन नहीं होता, तो आप इसको हिडन भी कर दें, ओके कर दें तो ये सेल आपका हिडन हो जाएगा। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जाएंगे अपने रिव्यू की टैब में, और रिव्यू की टैब में प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एक पासवर्ड डाल देंगे। मैंने एक पासवर्ड डाल दिया है,
जिससे ये शीट जो है ये आप टोटली प्रोटेक्टेड हो गई है। तो प्रोटेक्टेड के अंदर देखें किसी भी सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नज़र आता है उसकी उस सेल में क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं उसको एडिट नहीं कर सकता क्योंकि ये सेल लॉग थे, लेकिन ये वाला जो सेल है ये लॉग होने के साथ साथ हिडन भी था। तो जब ये हिडन था और मैंने शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ था तो इस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या फार्मूला लगा है, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि जो हिडन सेल होते हैं वो एक्चुअली जब आप उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर से आप ना ही कोई चेंजिंग कर सकते हैं, ना ही आप ये देख सकते हैं कि उसमें क्या फार्मूला लगा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ये होगा कि हिडन सेल्स जो हैं जो प्रोटेक्टेड शीट के अंदर होते हैं इनमें आपको ये पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या फार्मूला लगा हुआ है, और ना ही आप ये देख सकते हैं कि उसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ना आप उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट विल बी द नंबर, व्हाट विल बी रिटर्न्ड इफ ए नंबर फॉर्मेट इज चेंज टू स्पेशल, लोकेशन इज चेंज टू कनाडा यूएस, और फिर उसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो ये एंटर्ड है 112300002265। अच्छा, इसको कॉपी करते हैं, हम लोग एक्सेल की फाइल में ले जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो वो आपको जो है वो पेस्ट नहीं करने देगा, क्योंकि इसको मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है जनाब, इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये तो मैंने पेस्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको एक टेक्स्ट के तौर पे कंसिडर करेगा। देखें जनाब, मैंने जब टाइप किया तो वो उसको एक टेक्स्ट के तौर पे कंसिडर कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ, जर्नल के अंदर मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स में चलता हूँ, और उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि आप नंबर फॉर्मेट को स्पेशल कर दें। अच्छा जी, नंबर फॉर्मेट को स्पेशल कर देते हैं, ये स्पेशल आ गया। और फिर उसके बाद मैंने लोकेशन चेंज करनी है कनाडा, तो मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ तो मेरे पास सी वाले तमाम आ जाएंगे, सी ए लिखूँगा, और तो ये रहा इंग्लिश कनाडा। ठीक है जी, जब आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, ओके किया, तो ये आपको अभी भी वैसा ही नज़र आएगा। असल में ये सवाल ऐसे नहीं है, क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि वो आपको कहे कि जनाब जब आप ये इतना कुछ लिखेंगे तो वो कैसे आएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने एक सेल के अंदर फॉर्मेट लगाया हुआ है, इस सेल के फॉर्मेट को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये खाली सेल है, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 112300002265, और जब मैं एंटर करूँगा तो वो इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है जी, तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे नज़र आएगा। ठीक है जी, लेकिन अगर क्वेश्चन में वैसे ही लिखा हो, आप देखें आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि उसमें ये हाइफन लगे हुए हैं, तो फिर आंसर भी हाइफन में ही नज़र आएगा, आप उसे कहेंगे रिटर्न्स द सेम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ कैन सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड बी रिमूव्ड। एमएस वर्ड के अंदर सेक्शन ब्रेक कैसे रिमूव कर सकते हैं आप। तो इसके लिए हम लोग एमएस वर्ड में चलते हैं, यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए फॉर्मूला होता है रैंड 6,6। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ। यहाँ से गए इंसर्ट के अंदर, हम लोग जाएंगे लेआउट के अंदर, लेआउट से हम लोग ब्रेक्स में जाएंगे, और यहाँ से मैं डाल रहा हूँ सेक्शन ब्रेक, और ये नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। तो नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट वहाँ से ख़त्म करती है और अगला सेक्शन नए पेज से शुरू कर देती है। तो अब मैंने अगर सेक्शन ब्रेक डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे सेक्शन ब्रेक लोकेट करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे लगा हुआ है। आई डोंट नो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है, पेज ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि दोनों ही सेम तरह से नज़र आते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को शो करूँगा तो मुझे नज़र आएगा यहाँ पे आपने एक सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है। सेक्शन ब्रेक के बिल्कुल शुरू में मैं कर्सर लेके जाऊँगा और डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो सेक्शन ब्रेक जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिलीट द सेक्शन ब्रेक। तो ये क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 15। जी जनाब, अगला सवाल, वाटर मार्क इज़ विजिबल इन। ये सवाल बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है कि जी वाटर मार्क कहाँ पे विजिबल होता है, कहाँ पे विजिबल नहीं होता। आप देखें मैंने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये दो वाटर मार्क लगाए हुए हैं, नियर पेयर का लोगो लगाया हुआ है और जेजेड का लोगो लगाया हुआ है। तो ये कौन कौन से व्यूज़ में नज़र आते हैं, इसके लिए हम जाएंगे व्यू में। तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त हम प्रिंट लेआउट व्यू में है, तो इसका मतलब यह है कि वाटर मार्क जो है वो प्रिंट लेआउट व्यू में नज़र आता है। इस सवाल का सबसे जो इजी आंसर होगा, सबसे आप आसानी से इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट ओपन करें, उसमें वाटर मार्क लगाएं और डिफरेंट व्यूज़ में जाकर देख लें कि कौन से व्यू में वाटर मार्क नज़र आता है, कौन से व्यू में नज़र नहीं आता है। रीड मोड में चलते हैं, देखें जनाब मैंने रीड मोड ओपन किया तो इस वक्त वाटर मार्क नज़र नहीं आ रहा। मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगा तो मैं दोबारा प्रिंट लेआउट में आ जाएगा, मैं वेब आ जाऊँगा, वेब लेआउट में चलते हैं। देखें वेब लेआउट में भी आपको वाटर मार्क नज़र नहीं आ रहा। मैं आउटलाइन व्यू पे चलता हूँ, आउटलाइन व्यू में भी आपको वाटर मार्क नज़र नहीं आ रहा। क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो हम आउटलाइन व्यू क्लोज करके वापस आ जाएंगे। ड्राफ्ट व्यू में चलते हैं तो ड्राफ्ट व्यू में भी आपको वाटर मार्क नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंट लेआउट में आपको वाटर मार्क नज़र आता है।
ठीक है जी, हम लोग आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द मेथड्स फॉर नंबरिंग पेजेस इन एमएस वर्ड। आप पेज नंबर जो है वो वहाँ से जाके भी पेज नंबर्स लगा सकते हैं, और आप हेडर फुटर से भी पेज नंबर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेज नंबर है, मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट के अंदर से ये पेज नंबर मेरे पास आ गए, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली पेज नंबर लगा सकता हूँ, या इवन मैं हेडर या फुटर पे क्लिक करके भी इसके अंदर से भी पेज नंबर लगा सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या हैं, तो आप उनमें से जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप वहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द मेथड्स फॉर नंबरिंग लाइन्स इन एम एस वर्ड। लाइंस को नंबर करने के लिए एम एस वर्ड में ऑप्शन क्या है, तो आप इनके लिए जाते हैं पेज लेआउट के अंदर, तो यहाँ पे लाइन नंबर पेज सेटअप के अंदर आ रहा होता है लाइन नंबर, तो आप यहाँ से कंटिन्यूस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है जी, इन तमाम में से किसी एक को भी सेलेक्ट करो, आप उसमें ये पेज नंबर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ये लाइन नंबर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 18, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड। टेबल ऑफ कंटेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। अब इसके लिए ऑप्शन चाहिए होंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि टेबल ऑफ कंटेंट के कौन कौन से फीचर्स ठीक है, कौन कौन से नहीं है। हाँ, बहरहाल कुछ फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि इनमें से अगर कोई फीचर हो तो आपको पता चल जाए कि ये फीचर टेबल ऑफ कंटेंट का है, और कुछ फीचर्स टेबल ऑफ कंटेंट के नहीं होंगे। ठीक है जी, ऑप्शंस आर नीडेड, हाउएवर फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। अपडेट एंड एडजस्ट ऑटोमेटिकली व्हेन प्रेस F9 और क्लिक ऑन अपडेट टेबल। हम इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं, बस आपने इसको क्लिक करना है, ये खुद से ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। तो अगर एक फीचर ऐसे लिखा होगा जी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो यू विल से नो, इसको हमें अपडेट पे लगाना पड़ेगा, F9 प्रेस करना पड़ेगा टेबल पे को सेलेक्ट करके, या हमें टेबल के ऊपर ऑप्शन आ रही होती है अपडेट टेबल और अपडेट इंटायर टेबल या अपडेट पेज नंबर्स, तो हमने उनमें से कोई एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा, हमें बताना पड़ेगा कि भाई अब टेबल अपडेट करने का टाइम आ गया है, तो फिर वो अपडेट करेगा। उसके अलावा आप किसी भी हेडिंग पर जा सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो उस हेडिंग पे आपको ले जाएगा। तो दीज आर द फीचर ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड। कैप्शन क्या होता है जी। कैप्शन जनाब, कैप्शन देखें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, या चलें वर्ड के अंदर रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे साइटेशन फुट नोट ये कैप्शन नज़र आ रहा होगा। कैप्शंस क्या होते हैं, आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, क्लिक करोगे, क्लिक नहीं करोगे, सिर्फ कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट। तो जो कैप्शंस होते हैं ये आपने जो भी पिक्चर या जो कुछ भी आपने यहाँ से इंसर्ट में से इंसर्ट किया हुआ, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह, इन तमाम को एक लेबल दे देता है, और उस लेबल को हम फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं। हम टेबल ऑफ इमेजेस भी बना सकते हैं, जिसको हमने अपने जो कंप्लीट लेक्चर है उसमें बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड मास्टर व्यू इन एमएस वर्ड। जनाब, जब आप एमएस वर्ड की एमएस पावर पॉइंट की फाइल ओपन करते हैं, दिस क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम एमएस पावर पॉइंट। क्या एमएस पावर पॉइंट लिखा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, एमएस पावर पॉइंट ही लिखा हुआ है। तो जब आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर जाते हैं, मैं कोई स्लाइड ओपन करता हूँ जो मेरे पास है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पावर पॉइंट की स्लाइड है, तो और इस स्लाइड में मेरे पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये स्लाइड व्यू है जिसमें आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं व्यू में जाके स्लाइड मास्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अब स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन हर स्लाइड का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो स्लाइड व्यू जो होता है वो क्या करता है, वो स्लाइड्स दिखाता है, और जो मास्टर व्यू है वो हर स्लाइड का डिज़ाइन जो हमने डिज़ाइन किया होता है वो दिखाता है, वो ओरिजिनल नहीं दिखाता जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज के स्लाइड मास्टर शोज द लेआउट ऑफ स्लाइड्स, नॉर्मल व्यू शोज द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अपलोडिंग पिक्चर इन एमएस वर्ड। आप ड्रैग ड्रॉप करके भी पावर पॉइंट में इमेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप इंसर्ट टैब में इमेज के ग्रुप में से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट फिर इमेज के ग्रुप में पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, या आप पिक्चर को ड्रैग करके सिंपल इसके ऊपर ला के ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर पड़ी है तो मैं आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। लें जनाब, ये मैंने यहाँ से पिक्चर ड्रैग की है, और मैं प्रेजेंटेशन में जाके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ गिवन साउंड इन एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट के अंदर किसी साउंड का इफेक्ट क्या होता है। इट प्लेज व्हेन ट्रांजिशन और एनिमेशन इज प्लेड। जब आप साउंड लगाते हैं तो वो एनिमेशन या ट्रांजिशन के वक्त प्ले होती है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। हाउ टू मॉडिफाई ए एम एस पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट यूजिंग थीम। अच्छा, क्वेश्चन में गलती है, एम एस पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, एम एस पावर पॉइंट की
प्रेजेंटेशन होती है। और आप इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी थीम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये मैंने बनाया हुआ है एक पावर पॉइंट की स्लाइड, मैं इसमें से हर स्लाइड का इकट्ठा ये थीम चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस थीम पे क्लिक करूँगा जो कि डिज़ाइन की टैब के अंदर थीम्स के ग्रुप में आ रहा है, तो देखें हर एक के ऊपर वही वाला थीम ग्रीन ग्रीन सा अप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ वी अपडेट द थीम। ठीक है जी, थीम क्या होता है, थीम इज़ एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ कलर फॉन्ट्स एंड इफेक्ट। जब आप यहाँ पे जाएंगे थीम के अंदर, यहाँ पे जब आप थीम के अंदर से इसके वेरिएंट्स के अंदर जाएंगे तो आपको कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स और बैकग्राउंड स्टाइल, ये चार चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। इन चारों को मिला के थीम कहते हैं। तो ये बात भी आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट है कि आप देख लें कि जी थीम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। थीम के अंदर कलर होता है, फॉन्ट होता है, इफेक्ट होता है और बैकग्राउंड स्लाइड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए यूज़र कस्टमाइज टेबल इन एम एस वर्ड। अब ये बड़ा ही जो है ना वो ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है, बड़ा बहुत मेजर क्वेश्चन है कि टेबल को आप किस तरीके से जो है ना वो अपडेट कर सकते हैं। करना ही होगा कि आप जब भी किसी टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको वर्ड के अंदर ही टेबल टूल्स के नाम से दो डिफरेंट टैब्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। इन दोनों के अंदर उस टेबल से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आती हैं। जैसे ही आप इस टेबल से कहीं बाहर क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैसे तो क्योंकि मैंने पूरा का पूरा टेबल ही इंसर्ट किया हुआ है, आप कहीं भी टेबल से बाहर, जैसे मैं हेडर फुटर पे चला जाता हूँ, ठीक है, अभी इस वक्त मैं हेडर फुटर पे हूँ, तो आप देखेंगे टेबल टूल यहाँ से गायब हो गए हैं और हेडर और फुटर के टूल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर टेबल सेलेक्ट किया हुआ तो टेबल के टूल्स नज़र आ रहे होंगे, हेडर फुटर में है तो हेडर फुटर के टूल्स नज़र आ रहे होंगे, अगर आपने पिक्चर पे क्लिक किया हुआ तो देखें आपको पिक्चर टूल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको तमाम टूल्स जो हैं जो रेलिवेंट हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हेडर फुटर में आ गया हूँ, आप देखें आप पेज नंबर के ऊपर है तो हेडर फुटर भी है और टेबल टूल भी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो इतनी सी जो लाइन है ये एक टेबल है जो मैंने इंसर्ट किया हुआ है, और इस टेबल के अंदर टेबल टूल्स भी चाहिए, हेडर फुटर भी चाहिए, तो वो दोनों यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द बिल्ट इन नंबर फॉर्मेट इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर बिल्ट इन नंबर फॉर्मेट क्या होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बिल्ट इन का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम ऑप्शंस डाल दी गई हैं उनको बिल्ट इन कहते हैं। तो कोई भी नंबर फॉर्मेट आपने जो आज तक पढ़ा है वो तमाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हैं और वो तमाम बिल्ट इन कहलाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्ट इन जो है वो नहीं पूछना चाह रहा होगा, वो पूछना चाह रहा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा नंबर फॉर्मेट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। उनमें से जो भी हमने जितने भी नंबर फॉर्मेट्स बनाए उनमें से एक नंबर फॉर्मेट ऐसा होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब हम एक्सेल ओपन करेंगे तो उस वक्त वो अप्लाई हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो एक नई एक्सेल की फाइल ओपन होती है, तो आप देखें इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा नंबर फॉर्मेट लगा हुआ है, तो वो हमें यहाँ से होम की टैब में नंबर के ग्रुप के अंदर जाके पता चल जाएगा कि जनरल का जो नंबर फॉर्मेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल के ऊपर अप्लाइड होता है। तो मेरे ख्याल से बिल्ट इन की जगह पे उसको पूछना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट का आंसर मैंने बता दिया कि जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज़ ए नॉइजी प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो हमें पता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि उसने हर एक डॉट प्रिंट करनी है। और वो कैसे प्रिंट करनी है कि वो जो प्रिंटिंग हेड है वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेगा, पेपर को आके लगेगा, ठक 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 पेपर के ऊपर लगता चला जाएगा और वो चीज़ प्रिंट होती जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक टाइपराइटर होता है। इसलिए जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो बहुत ज़्यादा नॉइसी होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन 29 है, हाउ कैन ए यूजर सेपरेट द डाटा ऑफ ए फाइल विद डॉट सी एस वी एक्सटेंशन। ठीक है जी, तो जब आपने किसी भी फाइल को सी एस वी एक्सटेंशन में लेके जाना है, तो ये सी एस वी मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यू, तो आपने उसको कैसे सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है, ठीक है जी, तो मैं इसको F12 करके सेव एज करूँगा, और यहाँ पे मैं सेव एज में जाके एक्सेल वर्कबुक की जगह पे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सी एस वी कॉमा डेलिमिटेड फॉर्मेट में क्लिक करूँगा, तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के तौर पे सेव हो जाएगी वो फाइल। तो दिस वाज द आंसर कि जनाब अगर आपने जो है वो फाइल है उसको डॉट सी एस वी एक्सटेंशन में सेव करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग सेव एज पे जाएंगे, सेव एज में से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पे क्लिक करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 30 है जी, हाउ कैन ए यूज़र इंटरेस्ट सॉरी हाउ कैन ए यूज़र इंसर्ट आइडेंटिकल शेप्स इन ए होल प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपने एक ही शेप तमाम स्लाइड्स में डालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप स्लाइड मास्टर में जाएंगे और स्लाइड मास्टर के अंदर से जो मास्टर स्लाइड है इसके अंदर जाके वो शेप इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में जाता हूँ, एक शेप जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ जो कि शायद इस जगह पे कहीं पे गोल सी एक शेप आनी चाहिए। ठीक है जी, और ये शेप जो है ये मैं कर देता हूँ
सेंड टू बैक कर देता हूँ ताकि अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो उसके ऊपर आए, और इसका जो कलर है वो भी मैं ये रेड कर देता हूँ ताकि ये नज़र आए। तो जैसे ही मैं जो स्लाइड मास्टर है इसको क्लोज़ करूँगा तो ये आपको हर स्लाइड के अंदर ये चीज़ जो है ना नज़र आना चाहिए। देखें इसके पीछे भी नज़र आ रही है, इसके पीछे भी आपको नज़र आएगी। वैसे तो इसमें ये मैंने एक तस्वीर से इंसर्ट की हुई है इसलिए वो उसके पीछे चलेगी, यहाँ पे भी मैंने एक तस्वीर इंसर्ट की हुई है इसलिए वो उसके पीछे चलेगी। बहरहाल आपको हर एक स्लाइड में फिर ये चीज़ जो है ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ यू इंसर्ट एन आइडेंटिकल शेप इन ऑल स्लाइड्स, राइट। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि इसमें मज़ीद मैं डैमेज ना करूँ। यहाँ से भी कंट्रोल ए करके डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ ताकि ये भी खाली हो जाए और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन ए स्लाइड मास्टर बी एडिटेड। अभी मैंने आपके सामने स्लाइड मास्टर एडिट किया। व्यू की टैब में जाएं, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करें और यहाँ पे जो मर्जी एडिटिंग करते रहें तो आप स्लाइड मास्टर को एडिट कर सकते हैं। तो व्यू टैब, मास्टर व्यू ग्रुप और स्लाइड मास्टर के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इन एन एवरेज फंक्शन, एक एवरेज के फंक्शन में वेदर और नॉट अ सेल कंटेनिंग जीरो और हिडन सेल कंसिडर्ड। क्या जीरो और हिडन सेल कंसिडर होते हैं एवरेज के फंक्शन में? तो इसका आंसर है कि एवरेज के फंक्शन में जीरो कंसिडर होता है, हिडन सेल जो है वो हर फॉर्मूले में कंसिडर होता है। ठीक है जी, तो बोथ सेल्स आर काउंटेड, जीरो भी काउंट होगा, हिडन सेल भी काउंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने बात किया कि सेल हिडन हो या ना हो, अगर उस सेल से किसी और सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है तो उस सेल की वैल्यू वो उस फार्मूला में यूज़ करेगा। करके देखते हैं। देखें जनाब, मैं एक नई शीट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सेल में लिखता हूँ 15, दूसरे में लिखता हूँ 23, तीसरे में 52 और चौथे में भी 52। इन सबको करते हैं ऐड तो 142 आंसर आ रहा है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इस रो को हाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो क्या 142 में से 52 माइनस हो जाएगा? जी नहीं होगा, अभी भी आंसर 142 आ रहा है। तो नज़र आ रहा है कि 142 इन तीनों को ऐड करके बनता है। जब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा ये मुझे कहेगा तीन वैल्यूज़ और इनका सम 90 है, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल, लेकिन टोटल सम तो 142 है। अभी जो इनको ऐड कर रहा है मैं F2 प्रेस करता हूँ तो वो मुझे यही रेंज दिखाएगा। तो जनाब होता ये है कि जो सम का फंक्शन होता है या कोई भी एवरेज का फंक्शन, कोई भी फंक्शन, वो हिडन सेल्स को कंसिडर करता है। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन हिडन सेल्स को कंसिडर ना करे तो सिर्फ एक ऐसा फंक्शन था जो हम लोगों ने पढ़ा था, डैट वाज व्हाट, सब टोटल। ये फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था बड़ी डिटेल से। हमने अपने जो एक्सेल के लेक्चर्स हैं उसमें हमने देखा था कि ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम कैलकुलेशन तो करो लेकिन हिडन सेल्स को इग्नोर कर दो, राइट। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है कि क्या जो एवरेज का फंक्शन है वो एक ऐसे सेल को जिसमें जीरो लिखा हो उसको कंसिडर करता है? तो जो बिल्कुल वो उसको भी कंसिडर करता है। मेरे ख्याल से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो वेरी वेल कि एवरेज के अंदर जीरो को भी एक वैल्यू कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज बेनिफिट ऑफ माउस। माउस के क्या बेनिफिट्स हैं? ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे होंगे जिसमें से एक बेनिफिट ये है कि ये कंफर्टेबल होता है और रिस्पॉन्सिव होता है। मेरे पास बाकी ऑप्शंस नहीं है, अगर बाकी ऑप्शंस होती तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने में ज़्यादा हेल्प मिलती। रैम इज़ असेसिबल टू सीपीयू और नॉट। जी एग्जैक्टली, रैम जो है वो सीपीयू को असेसिबल होती है। सीपीयू तो हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है तभी तो वो उसको मैनेज करता है। तो रैम इज़ असेसिबल बाय सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सॉर्ट इंडेंटेशन कैन बी अप्लाइड ऑन ए टेक्स्ट। किस किस तरीके से इंडेंटेशन जो है वो टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकती है? तो देर आर टू सॉर्ट्स ऑफ इंडेंटेशन, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। ठीक है जी, इन केस बी अप्लाइड बाय क्लिकिंग, इट कैन बी अप्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट बटन इन द होम टैब पैराग्राफ ग्रुप बटन। तो ये जनाब देखें, ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के बटन होते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके, जब आप सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये इनको भी ड्रैग ड्रॉप करके, ये जो तो कोने सी बनी होती हैं, ट्रायंगल्स बने होते हैं, और इनको जब आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो भी आप इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने इंडेंटेशन को डिक्रीज करना है तो आप फर्ज करें कि आपने यहाँ पे इंडेंटेशन लगाई हुई है और आप इसको डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप पहले सेल में जाइए, बैक स्पेस प्रेस करें तो पहले की इंडेंटेशन डिक्रीज हो जाएगी। दूसरे में जाएं, दूसरे से फिर बैक स्पेस प्रेस करें तो दूसरे की भी इंडेंटेशन डिक्रीज हो जाएगी। द डिक्रीज इंडेंट कैन बी अप्लाइड बाय क्लिकिंग बैक स्पेस बटन इफ कर्सर इज एट द स्टार्ट ऑफ पैरा। ठीक है जी, अच्छा, इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आप इस सेल में, और सॉरी सेल कह रहा हूँ, आप इस पेज के पैराग्राफ के ऊपर है, आप टैब का बटन प्रेस करते हैं तो इंक्रीज इंडेंट हो जाएगा। टेबल के अंदर है तो आपको कंट्रोल टैब प्रेस करना पड़ेगा। और आप दूसरी लाइन के बिल्कुल शुरू में जाएं, फिर दोबारा कंट्रोल टैब प्रेस करें तो यू विल सी के वो इंडेंटेशन जो है वो हर एक की इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से
आप इंडेंटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। ऑप्शंस होती तो हम करेक्ट आंसर को टिक कर देते। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ टू इंसर्ट ए पैराग्राफ ब्रेक इन MS वर्ड। तो पैराग्राफ ब्रेक है। पैराग्राफ ब्रेक के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि आप एंटर का बटन इस्तेमाल करते हैं। जब आप एंटर करते हैं तो पैराग्राफ ब्रेक इंसर्ट हो जाती है, जिसकी निशानी ये उल्टा P होता है, यानी कि ये जो उल्टा P है ये एक्चुअली पैराग्राफ ब्रेक की निशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू रिटर्न्स। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 37 पर बड़ा अजीब सा सवाल है। इसमें उसने पूछा है कि नेगेटिव वैल्यू की प्रोडक्ट क्या आएगी। तो देखना है कि नेगेटिव वैल्यू को अगर आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा पॉजिटिव वैल्यू, और अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा नेगेटिव वैल्यू। ये मैथ है, इसमें शायद मेरी तरफ से आपको IT में समझाने वाला कुछ नहीं है। विच वन इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स और थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जबकि लेज़र जेट और जो प्रिंटर होता है, ये इंक जेट जो प्रिंटर्स होते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स नहीं होते, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। कहते हैं हाउ मेनी ट्रांजिशन कैन बी एडेड इन वन स्लाइड। एक स्लाइड पे कितनी ट्रांजिशन ऐड हो सकती हैं। तो एक स्लाइड पे सिर्फ एक ही ट्रांजिशन ऐड हो सकती है, एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस ऐड नहीं हो सकती। हाँ, एक स्लाइड के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डिफरेंट एनिमेशन लगा सकते हैं, बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एनिमेशंस लगा सकते हैं। तो एनिमेशन अगर पूछा होता तो हम कहते हैं हाँ जी अनलिमिटेड एनिमेशन हम लगा सकते हैं एक स्लाइड के ऊपर। बट द क्वेश्चन इज कि आप कितनी ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। तो ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो देर इज़ ओनली वन ट्रांजिशन पर स्लाइड जो कि आप लगा सकते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।